एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। ठीक है। एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। और कितने डिग्री होता है? 360। 12 राशियों की डिग्री अगर एक एक से विभाजित किया जाए तो 12 × 30 बराबर 360 होता है। तो एक एक राशियां 30 30 डिग्री पे 30 30 डिग्री का भोग करती है। एक राशि का मान होता है 30 डिग्री। तो 12 राशियां अगर 30 30 डिग्री भोग करेंगी या 12 राशियों का मान लिया जाए तो कितना होता है? 360 360। डिग्री। तीन सौ सूर्य साठ सूर्य चंद्रमा हर समय मार्गी होते हैं, मतलब सीधी दिशा में चलते हैं। और राहु केतु हर समय वक्री होते हैं, उल्टा चलने वाले ग्रह हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सूर्य हर समय क्लॉकवाइज चलता है, चंद्रमा हर समय क्लॉकवाइज चलता है, और राहु केतु हर समय एंटी क्लॉकवाइज चलता है, हर समय उल्टी चाल चलता है। तो 12 राशियां मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन ऐसे हुई। इसीलिए सूर्य जो होता है जब चलता है तो पहले कहाँ से आप देखते हैं? लग्न में। लग्न के बाद द्वादश भाव में, द्वादश भाव में के बाद एकादश भाव, एकादश दसम भाव, दसम भाव से नवम भाव, नवम से अष्टम, अष्टम से सप्तम, सप्तम से षष्ठम, षष्ठम से पंचम, पंचम से चतुर्थ, चतुर्थ से तृतीय, तृतीय से द्वितीय, द्वितीय से फिर लग्न फिर पहुंचता है। इस तरह से सूर्य चंद्रमा चलते हैं। राहु केतु इस तरह से चलते हैं। ठीक है। और गुरुजी मंगल बुध। बाकी के जो 5 ग्रह बचते हैं, 9 ग्रहों के बाद जो 5 ग्रह बचते हैं वह कभी कभी वक्री भी हो जाते हैं, और मार्गी तो रहते ही हैं लेकिन कभी कभी वक्री हो जाते हैं। जैसे किसी की संगत में आ गए या किसी राशियों में कहा गया है कहीं कहीं वक्री और मार्गी हो जाते हैं। ठीक है। सूर्य और चंद्रमा को क्या कहा गया है? तारा ग्रह कहा गया है। ठीक है। राहु केतु को छाया ग्रह कहा गया है। ग्रहों में कहा जाए तो मुख्यतः 5 ग्रहों की गणना होती है: शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र। राहु केतु छाया है, केंद्रीय भूकेंद्रीय पद्धति। सूर्य केंद्रीय पद्धति। 5 ग्रह मार्गी और वक्री दोनों होते हैं। जिस अवसर पे होता है, राशि, अंश, कला और विकला, यह 4 श्रेणियों में देखा जाता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। जो ग्रह होते हैं वो कितने कितने दिन रहते हैं और कैसे रहते हैं, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लीजिए। कौन सा ग्रह कितने दिन तक एक राशि में रहता है, आप लोग लिख लीजिए। जब बोलना होगा तो बताइएगा, मैं बोलना शुरू करूंगा। जी गुरुदेव बताइए। पहले सूर्य लिखिए। पहले सूर्य लिख लीजिए।
सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। सूर्य के हिसाब से महीने भी होते हैं। मेष मास, वृष मास, मिथुन मास, कर्क मास, सिंह मास, ऐसे करके मीन मास तक सूर्य के हिसाब से महीने भी होते हैं। सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है और एक वर्ष में पूरी राशियों का भोग करता है। एक वर्ष में पूरी राशियों का 12 राशियों का भोग कर लेता है। सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। एक वर्ष में पूरी 12 राशियों का भोग कर लेता है। एक दिन में 1 डिग्री तय करता है। डिग्री माने अंश। एक दिन में 1 अंश या 1 डिग्री लगभग एक दिन में तय कर लेता है, भोग कर लेता है। वह अपना एक दिन में 1 डिग्री सूर्य चलता है। हो गया? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चंद्रमा शीघ्रगामी ग्रह है। चंद्रमा एक एक राशि का भोग 1.25 दिन में करता है। जी एक राशि का भोग 1.25 दिन में करता है। 2.25 दिन या 1 1.25 दिन। 2.25 दिन। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहिए। सूर्य जितने दिन में एक राशि का भोग करता है, 30 दिन में। जितने दिन में एक राशि का भोग करता है, चंद्रमा को उनके लिए पूरे महीने लग जाते हैं। जितने में सूर्य एक राशि का केवल 30 डिग्री चलता है, उतने में चंद्रमा 360 डिग्री भोग कर लेता है, घूम लेता है। मतलब कि गुरु जी 2.25 दिन में 360 डिग्री। 2.25 दिन में 30 डिग्री, महीने भर में 360 डिग्री। मंदगामी ग्रह शनि का लिखिए। शनि गामी ग्रह है। शनि जितना सूर्य एक महीने में चलते हैं, उतना ही शनि 30 महीने में चलते हैं। जी गुरु, शनि का दोबारा से बोलना गुरु जी। 30 महीने में एक राशि का भोग करते हैं शनिदेव।
30 महीना। हाँ, 2.5 साल एक ग्रह पे, एक राशि पे शनि देव रहते हैं, एक राशि पे 2.5 साल रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनि की 7.5। शनि की 7.5 कैसी होती है? जिस ग्रह पे जहाँ पे रहते हैं उससे 2.5 साल आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं, और जहाँ है वहाँ तो 2.5 साल देखते ही हैं। इसलिए शनि की 7.5 होती है। 2.5 5 और 2.5 या 7.5। बहुत सबसे मंद ग्रह कहे जाने वाले हैं। बुध 27 से 30 दिन में एक राशि का भोग कर लेते हैं, या एक राशि 30 अंश का जो है सफर पूरा कर लेते हैं। 27 कितने से दिन 30। कितने दिन में गुरुदेव? 27 से 30 दिन में। बुध गुरु जी। बुध। शुक्र भी 27 से 30 दिन, शुक्र भी 27 से 30 दिन। जी बुध 27 से 30 दिन। बुध, शुक्र, सूर्य। बुध, शुक्र, सूर्य 27 से 30 दिन में एक राशि को भोग लेते हैं। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का में भोग करते हैं। गुरु 12 से 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं या भोग कर लेते हैं। ठीक है। गुरु का हो गया। गुरु 12 से 13 महीने में एक राशि का भोग कर लेते हैं। मंगल का रह गया गुरुदेव। मंगल का भी बताते हैं। राहु केतु 18 महीने में। राहु और केतु 18 महीने में। मतलब 1.5 साल में राहु केतु करते हैं एक राशि का भोग। चंद्रमा 2.25 बताया हूं ना। 54 घंटे। 54 घंटे मतलब 24 दूना 48, 48 और 6 54। 54 घंटे में 2.25 दिन में चंद्रमा जो है एक राशि का भोग करते हैं। मंगल 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं। मंगल जो है 45 दिन में एक राशि का भोग करते हैं, मतलब 1.5 महीने में। हुआ।
गुरुजी चंद्रमा 2 दिन में एक राशि है ना क्या? सवा 2 दिन, सवा 2 दिन। 54 घंटे लिख लीजिए, 54 घंटे। 24 एक राशि गुना में 48 और 6, 24 घंटे का एक अहोरात्र या दिन, दिन और रात को मिला करके एक दिन होता है 24 घंटे का। तो 24 दुना 48 और 6 घंटे का एक प्रहर होता है। तो 48 और 6, 54 घंटे का जो है चंद्रमा का भोग करता है। मंगल 45 दिन तक, शनि की जो 7.5 होती है, प्रथम जो दो ढैया होता है, प्रथम जो ढैया होता है वह बहुत कष्टदायक होता है। द्वितीय ढैया जो होती है थोड़ी सी कम होती है। जो अंतिम ढैया होती है वह सुखप्रद होती है। शनि अंतिम 7.5 में जो है 5 साल से लेकर के 7.5 साल का जो अंत समय बचता है उसमें फल देते हैं। गुरुजी ये भी तो कहते हैं ना कि उतरता हुआ शनि या तो माला माल कर देता है या फिर कंगाल कर देता है। तो जैसे जिसके ग्रह होते हैं, लेकिन अंतिम का ठीक जो है। होता है वह अच्छा होता है शनि का। शुभ ग्रहों के शुभ ग्रहों के प्रथम जो समय होते हैं वह शुभ होता है। अशुभ ग्रहों के अंतिम चरण जो होते हैं वह शुभ होता है। शुभ ग्रह और पापक ग्रह का यही है कि शुभ ग्रह लगते ही आपको अच्छा फल देते हैं और अंत में आपको फल कमी करते चले जाते हैं। अशुभ ग्रह पहले आपको परेशान करेंगे, बाद में आपको दे के जाएंगे। एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 13 अंश 27 कला। एक नक्षत्र का मान होता है 13 अंश 27 कला। अभिजीत का जो मान होता है उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और रेवती का प्रथम चरण जो है 15-15 मिला करके 30 घटी का जो मान होता है अभिजीत का। जी अभिजीत का एक नक्षत्र का मान 13 जो है डिग्री 13 अंश 27 कला होता है। इसका अभिजीत कैसे बोले 15? अभिजीत का मान उत्तराषाढ़ा का अंतिम चतुर्थ चरण और रेवती का प्रथम चरण 15 जो है घटी, उसमें से 15 घटी उसमें लेकर के 30 घटी का अभिजीत का मान होता है। गुरुजी रेवती का अंतिम चरण। रेवती का प्रथम चरण और उत्तराषाढ़ा का अंतिम चतुर्थ चरण 15 घटी उसमें से लेते हैं, 15 घटी उसमें से लेते हैं, तब जा करके अभिजीत 27 में से 28वां नक्षत्र बनता है। गुरुदेव, हम्म। उत्तराषाढ़ा या उत्तर भाद्रपदा? उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा और रेवती। हाँ, जी लास्ट में गुरुदेव। वही ना है। कौन सा नक्षत्र है 28वां? 26वां कौन सा रेव, है? रेवती रेवती।
रेवती। 27वां है, 26वां कौन सा है? रेवती। उत्तर रेवती भाद्रपद। 27वां है। रेवती। उत्तर 26वां भाद्रपद पूज्य। उत्तर भाद्रपद गुरुदेव। उत्तर भाद्रपद है। हम्म। 26वां होगा तो उत्तर भाद्रपद। उत्तर 26 नंबर है, भाद्रपद ही लिख लीजिए, उत्तर भाद्रपद। उत्तरा भाद्रपद लिख लीजिए। उत्तर भाद्रपद का 346 डिग्री 40 ना कला। उत्तरा भाद्रपद का 15 डिग्री लेकर के रेवती का 15 डिग्री लेकर घटी लेकर के 30 घटी का अभिजीत का मान होता है। मतलब मीन राशि गुरुदेव, मीन राशि हुई ना। नहीं, मीन राशि, हाँ मीन राशि में ही तो आता है अभिजीत ना। जी गुरुदेव। हाँ भाद्रपद ही, उत्तर भाद्रपद। हाँ, देखिए ज्योतिष भाद्रपद गुरु जी को होगा ना। जी, उत्तरा भाद्रपद कुंभ का होगा ना गुरु जी। उत्तरा भाद्रपद का अंतिम। जी गुरु जी। दोनों को मिलाकर के गुरुदेव 30 घटी हो गया ना। हाँ, 30 घटी का मान होता है। पहले के जो वाहन देखे जाते थे, पहले का वाहन कैसे चलता था? पहले के वाहन क्या थे? गुजरात बैलगाड़ी। जी, और चलते कैसे थे? धीमे धीमे बिना धूल उड़ाए। नहीं, सहारा क्या होता था? मान लीजिए आज के वाहन कैसे चलते हैं? के वाहन को आज तो तो पेट्रोल बहुत तेज चलते हैं गुरुदेव। रस्सी वर्तमान का सहारा। अरे यार, जब पेटे में भोजन जाएगा तब न चलेगा। की आवश्यकता होती है। हाँ पेट्रोल की आवश्यकता होती है, पेट्रोल। जी, अभी पेट्रोल से चल रहे हैं, लेकिन पहले के वाहन कैसे चलते थे? पहले गुरुदेव महेश में बैठ करके चलते थे। जी, और महिष खाती क्या थी? वही गुरुदेव, चारा। हाँ, तो पहले जो पुराने वाहन का विचार किया जाता है, यह आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही गूढ़ विषय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले वाहन होता था हाथी, घोड़ा, बैल, भैंसा या सिंह, जो ऊंट, भी आप कहिए, पहले के वाहन होते थे। तो खाता क्या था? घास। घास फूस। तो पहले के जो पुराने वाहन अगर आपको देखने हैं, हाथी घोड़ा लेना है कि नहीं लेना है, तो बुध से विचार कीजिएगा। लेकिन वर्तमान समय में अगर आपको वाहन लेना है, तो वाहन जो चलता है ज्वलनशील पदार्थ से चलता है। ठीक है, वर्तमान समय में गाड़ियां चलती हैं ईंधन से, और ईंधन जब जलता है तब जाकर के वह वाहन चलता है। तो उसका कारक कौन है? अग्नि कारक कौन से हैं? मंगल। मंगल और सूर्य। जी। एक आवासीय काम है सर, क्लास में ये नहीं है। परमानंद जी, आपका कहने का क्या मतलब है? आप बोलिए। ये थोड़ा एक तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गया है, उसी के लिए जा रहे थे हॉस्पिटल में, गुरु जी माफ कीजिएगा। चाहिए, कोई बात नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो, यह तो विषम स्थितियां हैं, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। जाइए जाइए। तो अभी के समय में, वर्तमान समय में जो है, वह वाहन का विचार किससे करना चाहिए? सूर्य सूर्य और और मंगल। मंगल। और सूर्य और मंगल। पुराने वाहनों का विचार कैसे करना चाहिए? बुध बुध के साथ। से भी
बुध की भी राय ले लेनी चाहिए। फलादेश कभी भी पूर्णतया ज्योतिष में लिखी हुई बातों पर नहीं करना, ठीक है। अपना भी दिमाग थोड़ा चलाना है। ज्योतिष में तो रिसर्च करके लिख दिया गया है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ही फलादेश आप लोग करिएगा। देश काल परिस्थिति की जब बात की जाएगी तो अगर किसी का ग्रह आप लोग लग्न देख लिए और लग्न देखने के बाद कह दिए कि यह व्यक्ति छोटे कद का, और कहीं वो हरियाणा का निकल गया तो गुरुदेव वो खाया पिया हो गया, वो तो 7 फुट का हो गया। तो गुरुजी हरियाणा में क्या छोटे आदमी भी होते हैं? ऐसी बात थोड़ी नहीं है। होते हैं, लेकिन सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी इसका विचार तो भीष्म भैया नहीं बता नहीं, देंगे, वो बिल्कुल तो। सही बात है गुरुदेव। जी हमारे यहाँ बैल हाँ दो, बैल बैल को देखोगे ना तो दिमाग से हाँ। बाहर हो जाएगी बात, बैल और आदमी को। तो वही इसीलिए कह रहा हूँ ना, हिमाचल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, ऐसे जगहों पे आपको, उत्तराखंड हो गया, इन जगहों पे जो सामान्य स्थिति कही गई है, मान लीजिए आपने कह दिया 5 फुट 5 इंच का, इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होगी तो 5 फुट 4 इंच 5 इंच ऐसी लंबाई होगी। तो ऐसी लंबाई वाले न तो उत्तराखंड में मिलते हैं, न तो हरियाणा में मिलते हैं, न हिमाचल में मिलते हैं। सामान्य से कम लंबाई होगी ऐसा कहना। सत्यवचन गुरुदेव, हमारे यहाँ इतने ही मिलते हैं, उत्तराखंड में भी। हाँ, हिमाचल, उत्तराखंड, तिब्बत, नेपाल। नेपाल में तो छोटे होते हैं, और छोटे गुरुदेव गुरुदेव। नेपाल में छोटे होते हैं। तो नेपाली के लिए आप कहना तो वहां से कहना कि सामान्य से अधिक लंबाई होगी। तो सामान्य से वहां का जो सामान्य है उससे आप लंबा कह सकते हैं। या फिर वायांचुंगमिंग में जाएंगे तो जापानी में कहीं किसी को कह देंगे, या चाइना लोगों से किसी से कह देंगे कि वह 6.5 फीट का होगा, तो कैसे होगा 6.5 फीट का? या नहीं फिर होगा गुरुदेव। आप किसी इंग्लैंड वाले को कह दीजिए ये काला होगा, तो क्या काला होगा? नहीं गुरुदेव। तो शनि चाहे लग्न में बैठा हो चाहे जहां बैठा हो वो तो होगा गोरा ही। लेकिन सामान्य से थोड़ा डार्क होगा ऐसा कह सकते हैं। तो देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके फलादेश करिएगा। 10% साधना के दम पे कोई भी ज्योतिषी 60% ही बता सकता है। कुंडली के बारे में कुंडली देख करके कोई भी व्यक्ति कितना अच्छा फलित लगाया हो, लेकिन वह व्यक्ति 60% ही सत्य बता पाएगा। मतलब 10 प्रश्न बताएगा तो 4 प्रश्न गलत होंगे, 6 प्रश्न सही होंगे। एक गुरुजी परफेक्ट ज्योतिष 10% आपका साधना के दम पे होता है, 10% आपका ज्ञान जो आप तुरंत मेमोरी कैसे लगाएंगे क्या करेंगे उस पे जाता है, और 10% गुरु का आज्ञा, गुरु का सत्कार या गुरु की बात मानने के बाद में होता है। गुरु प्रेमियों को 10% अपने आप ही मिल जाता है फलादेश करने का। जो आप ईश्वर की साधना करेंगे उतना केवल गुरु का सत्कार करने से आपको 10% लाभ हो जाएगा। यहाँ पे आपको कितने प्रतिशत बन गए? 90% बन गए।
रही बात 1% की, तो 10% की, तो 10% आपका सूझबूझ, देश काल परिस्थिति ध्यान में रखते हुए आप कर पाते। 100% अगर किसी का कुंडली ज्योतिष बताना 100% सही होता है, तो यह आप जान लीजिए कि वह व्यक्ति बहुत ही दिव्य होगा, बहुत अच्छा गुरुजी साधक होगा, बहुत अच्छा गुरु प्रेमी होगा, बहुत अच्छा वह उनके गुरु उनको मानते होंगे, गुरु की कृपा होगी, सूझबूझ होगा, तब जा करके 100% होता है। नहीं तो ज्योतिष के दम पे केवल 60% आप बता पाएंगे। गुरुजी, जी एक कुंडली ब्लैक बोर्ड पे बना के कैसे, कहाँ पे लग्न और ग्रह कहाँ पे और भाव कैसा है, कितना क्या किसका कैसा है, वो समझाइए ना। जी, वह भी बताएंगे। अभी आप लोग यह ध्यान देते रहिए, जो आप लोगों को बताया जा रहा है इसको आप लोग ध्यान देते जाइए। हम ब्लैक बोर्ड पे जब जाएंगे तो आप लोगों को शुरू से कुंडली बनाना, कैसे ठीक कुंडली बनती है हाथ के द्वारा, वह चीज बताएंगे। उसके लिए आप लोग चिंता थोड़ा भी मत करिए। ठीक है। भाव ये भावेश कारक, जब भी किसी की कुंडली आप बताइए तो भाव, भावेश और कारक को जरूर देखिए। कारक हमने आप लोगों को बता दिया है कि लग्न का कारक कौन है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा है, तृतीय भाव का कारक ग्रह कौन सा है, चतुर्थ का कारक कौन सा है, पंचम का कारक कौन है, षष्ठम का कारक कौन है, द्वादश भाव का कारक कौन है, हमने आप लोगों को बता दिया। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। भाव, मान लीजिए आप प्रथम भाव का फल कर रहे हैं, तो प्रथम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है उसको ध्यान दीजिए। और भाव में भाव का भावेश कहाँ बैठा हुआ है, भाव का मालिक जो है वह कहाँ बैठा हुआ है, उस पे भी ध्यान दीजिए। शुभ स्थान में बैठा है तो शुभ फल दे बताना चाहिए, अशुभ भाव में बैठा है तो अशुभ फल बताना चाहिए। लग्नेश 6, 8, 12 स्थान में बैठा है तो 6, 8, 12 को हर समय जो है अच्छा फल न देने वाला, फल में कमी करने वाला भाव बताया गया है। तो 6, 8, 12 लग्न का मालिक 6, 8, 12 में बैठ गया तो उसके साथ में कई प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, कई प्रकार के अशुभ चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति तब बताना चाहिए जब 6 भाव का 6, 8, 12 का भी फल आपको मालूम हो कि उस भाव में जा करके बैठ गया तो कैसा फल देगा। शुभ भाव में बैठा है तो शुभ भाव, द्वादश भाव, लग्नेश अगर द्वादश भाव में बैठ गया तो क्या कर रहा है, स्वयं लग्न का व्यय करा दे रहा है, स्वयं लग्न का व्यय करा दे रहा है, खर्च करा दिया। तो जितना कमाएगा उतना खर्च भी करेगा। और भाव, भावेश और कारक, ये 3 चीज आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इससे आपको बहुत कुंडली में पकड़ मिलेगा। भाव, भावेश और कारक। मोनू जी बोलिए। गुरुजी, कारक भाव और भावेश, कारक उस भाव का कारक ग्रह है, भावेश जैसे जो राशि बैठी है उसका मालिक कौन से भाव में बैठा है वो भावेश हो जाएगा ना हमारा। जी जी, मान लीजिए ठीक लग्न है गुरुजी। में मेष की ही राशि है या मकर की राशि है, तो मकर का स्वामी कौन है, शनि। शनि। शनि।
तो शनि को देखना चाहिए, पहले शनि को ढूंढिए कहाँ है। जी गुरु जी। शनि अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तब तो अशुभ फल देंगे। अशुभ जी स्वयं गुरु है जी। और अशुभ फल देने वाले हैं। तो 6, 8, 12 में छह के भी वो कारक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, और 8 के भी कारक है और द्वादश भाव के भी कारक है। गुरु शनि छठे भाव में, छठी का तो मंगल है ना कारक ग्रह शायद। शनि और मंगल दोनों है। अच्छे अच्छे गुरु जी। तो 6, 8, 12 के शनि कारक है। तो जब कारक स्थान में बैठ जाएंगे तो क्या कोई अपने घर को खराब करता है? नहीं गुरु जी, कोई भी नहीं करता। तो ये शनि के लिए ध्यान देना, शनि के लिए यह बात ध्यान देना कि शनि तो वहां के कारक है, 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो लग्न को कैसा देंगे? लग्न के लिए थोड़ा खराब कर सकते हैं लेकिन पूरा खराब नहीं करेंगे। लेकिन गुरु मान लीजिए लग्नेश है और 9, 6, 8, 12 में बैठ गया तो क्या होगा? शनि की जो दृष्टि होती है वह खराब होती है, शनि का बैठना अच्छा होता है। अच्छा होता है जी गुरु जी। गुरु का बैठना खराब होता है, दृष्टि अमृत होती है। यह ध्यान रखिएगा आप। गुरु की दृष्टि अमृत की होती है और बैठते जहां पे है वह नुकसान वहां कर देते हैं, लेकिन दृष्टि अमृत होती है। शनि का उल्टा गुरु, गुरु का उल्टा शनि। तो ये भाव, भावेश और कारक की बात हुई। गुरुजी, जी। अगर शनि अष्टम भाव में है तो द्वादश भाव को जब वो 7वें दृष्टि से देख रहा है तो उसको खराब करेगा। अष्टम में शनि है जी तो दूसरे भाव को देखेगा दीदी वो, अष्टम हाँ, द्वादश दूसरे सप्तमी भाव भाव को नहीं को दृष्टि जब देखेगा। धन देख भाव को रहा है, देखेंगे ना, दूसरे धन भाव भाव उसका को देख, सप्तम दृष्टि है। धन भाव को देखेंगे, कर्म भाव को देखेंगे जी और धन भाव को देखेंगे जी और माता को देखेंगे ना, जी। कि किसको नहीं गुरु जी, देखेंगे? पिता को देखेंगे, तो इन संतान तीनों के लिए खराब है। दसम। पिता को देखे, पिता को भी देखेंगे, संतान भाव को भी देखेंगे, पिता को भी देखेंगे ना। जी गुरु जी। जी पांचवें भाव को देखेंगे जी। वही 5वें भाव को 2 और और 5। दूसरे भाव को और दसम भाव को देखेंगे। यस, तो आप बोल रहे हैं कि अष्टम भाव में वो अपने घर को खराब नहीं करेगा, तो अष्टम उसका भाव में दृष्टि 3। अष्टम भाव में सभी ग्रह मार्केश हो जाते हैं, लेकिन शनि वृद्धि करता है आयु की। लेकिन जी दसम भाव तीसरी दृष्टि देखेंगे अगर शनि की, तो कार्य जी क्षेत्र में परेशानियां लाएंगे। जी, जब जब उतनी उसका नहीं अंतर होगा लाएंगे, तब। उतनी नहीं लाएंगे जितनी की द्वितीय भाव को करेंगे। धन की हानि ज्यादा करेंगे। धन की हानि ज्यादा करेंगे, कार्य भाव में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करेंगे। जितना कि पुत्र के लिए नुकसानदायक होंगे, जितना कि पिता के लिए नुकसानदायक होंगे, उतना दसम भाव को नहीं करेंगे। काम तो मिलता जाएगा लेकिन पैसा हो सकता है फंस जाए, पैसा मिले नुकसान हो जाए, यह स्थिति होगी। संतान और पिता से भी गुरु जी झगड़े वगैरह भी तो हो सकते ना इससे। जी जी। और गुरु जी, जो आपने शनि पहले बताया था गुरु जी कि शनि की दृष्टि खराब होती है, और गुरु का ये गुरु जी एक बार दोबारा बताने कृपा करें गुरु जी को। और जहाँ बैठते हैं उस भाव को खराब कर देते हैं, गुरु की दृष्टि अच्छी होती है। शनि जहाँ बैठते हैं उस भाव को अच्छा कर देते हैं, दृष्टि खराब होती है। गुरुजी अब शनि यह भाव में चीज बैठे हमने हैं आपको, शनि अष्टम भाव में जो बैठे हुए हैं, तो दसम भाव के दृष्टि लिए कौन हमने, से घर में होगा? एक मिनट शांति जी, एक मिनट शांति जी, एक मिनट, मैं आपका प्रश्न ले रहा हूँ।
पुष्पावती जी, जो आपने प्रश्न किया कि अष्टम भाव में शनि बैठे हों तो दसम स्थान के लिए हमने क्या कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि शनि दसम भाव का कारक भी है। जी गुरु जी। दसम भाव का शनि कारक भी है, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। अपने घर को देख रहे हैं ना, दूसरे घर को देखते जी दूसरी थी, लेकिन अपने घर को देख रहे हैं दसम भाव को, इसलिए नौकरी तो दिला देंगे, लेकिन खर्चा जो है, खर्च भाव को भी देख रहे हैं, आय भाव जहाँ धन भाव को है उसको देख रहे हैं, तो वहां पे परेशानी कर देंगे। जी। और 12वें द्वादश भाव को उसका द्वादश भाव, पंचम दृष्टि है ना वहां पर। द्वादश भाव पे उनकी दृष्टि नहीं है। अच्छा। द्वादश भाव पे शनि की दृष्टि नहीं है। और मान शनि लीजिए की दृष्टि द्वादश भाव पे, कौन से घर, शनि द्वादश की भाव दृष्टि पे अगर कौन, देखते भी होते तो वो भी तो शनि का कारक ग्रह दिखा जाए, घर देखा जाएगा। तो कारक होने के कारण से बहुत ज्यादा व्यय नहीं कराएंगे, कराएंगे लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे। अच्छा जी, धन्यवाद गुरुवर। जी शांति शनि जी। की दृष्टि, शनि जहाँ पे बैठेगा तो उसका दृष्टि कौन सा घर पे पड़ेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये हमने लिखवाया है, पिछले कक्षाओं में हमने लिखवाया है, आप थी उस कक्षा में। शनि की दृष्टि 7, 3, 7 और 10वीं दृष्टि होती है शनि। जी उसको तो मैं नहीं लिखी, मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर रही थी उस वक्त। नहीं, आप परसों या नरसों की, ठीक है मैं फिर से लिखवा दूंगा एक दिन क्या नहीं दृष्टि। गुरुदेव, मेरे पास लिखा हुआ है, मैं अभी फोटो खींच के सेंड कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक ठीक, ग्रुप में सेंड कर जी। दी। अब हमने आप लोगों से कहा भाव, भावेश और कारक। मान लीजिए आप प्रथम भाव का विचार कर रहे हैं, पहला भाव का देख रहे हैं, तो भाव कैसा है, शुभ राशि का है कि अशुभ राशि का है, यह देखिए। ठीक है, भाव जो है वह शुभ राशि का है या अशुभ राशि का है, पहले ये देखिए। उसके बाद में भावेश उस राशि में स्थित है कि नहीं, भावेश जो है उस राशि में स्थित है कि नहीं, यह देखिए। फिर भावेश भावेश गुरु जी उसका भाव को स्वामी। देख, लिख लिए आप लोग, लिखिए लिखिए। जी गुरु जी। किसी भी भाव का अगर विचार करना है तो क्या क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। किसी भी भाव का विचार कर रहे हैं तो उस भाव के लिए क्या देखेंगे कि भाव शुभ है, शुभ ग्रह का है या अशुभ ग्रह का है। पहले क्या देखेंगे, भाव जो है शुभ ग्रह का है या अशुभ ग्रह का है। भाव जो है शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है, किसकी राशि है वहां पे, वह शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है। हो गया। उसमें दूसरा लिखिए, भावेश उस राशि में स्थित है कि नहीं। दूसरा लिखिए कि भावेश उस राशि में स्थित है कि नहीं, जहां का हम विचार कर रहे हैं भावेश वहां पे स्वयं बैठा हुआ है कि नहीं। तीसरा लिखिए, भावेश भाव को देख रहा है कि नहीं, भावेश भाव को देख रहा है कि नहीं। और जहां बैठा हुआ है वह उच्च राशि में बैठा हुआ है या नीच राशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है। भावेश जिस भाव में बैठा हुआ है वहां पे मित्र राशि है, उच्च राशि है कि शत्रु राशि है कि नीच राशि है।
हुआ। जी गुरुदेव। पांचवा लिख लीजिए, भाव शुभ कर्तरी में है या अशुभ कर्तरी में है। कर्तरी किसको जा कहते हैं मालूम होता है आप? जी गुरुजी पता है, अगर आगे पीछे कर्तरी शुभ ग्रह किसको हो और कहते हैं? आगे से पाप ग्रह हो। कर्तरी, कर्तरी किसको कहते हैं? ऐसा जो करता है ना, गुरुजी इसका शुभ मतलब कर्तरी क्या में हो होता है? जाएगा ना, जैसे किसी ग्रह के पीछे आगे पीछे शुभ ग्रह हो, अरे काटने वाला। मैं जो दिखा रहा हूँ इसको क्या कहते हैं? कौन सी उड़िया में? कैंची। कैंची। कर्तरी, कर्तरी। संस्कृति कैंची में का शुद्ध कर्तरी नाम बोलते है कर्तरी। कैंची का शुद्ध संस्कृत में नाम है कर्तरी। कर्तरी। हाँ, संस्कृत में कर्तरी बोलते हैं। ठीक है, कैंची को नाम कहते हैं कर्तरी। अब यह हो गया भाव, और यह स्थान हो गया द्वादश स्थान, और यह द्वितीय स्थान। तो जिस स्थान में जिस भाव में ग्रह बैठा हुआ है, उसके दोनों स्थान में, मतलब आगे और पीछे का जो भाव है वह उसको कर्तरी कहते हैं। तो द्वादश भाव और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है या पाप ग्रह है, वह शुभ कर्तरी में है या पाप कर्तरी में है। ठीक है, गुरुजी कर्तरी जो है, जो किसी भी भाव में बन सकती है, जरूरी तो नहीं कि लगन लगन से ही बने। कर्तरी कहीं भी देखा जाता है, जिस भाव का विचार कर रहे हैं वहां के लिए देखा जाए। मान लीजिए विवाह के लिए आप पूछ रहे हैं, सप्तम भाव के लिए आप विचार कर रहे हैं। सप्तम भाव अगर शुभ कर्तरी में बैठा हुआ है तो विवाह अच्छा होगा। अशुभ कर्तरी में बैठा हुआ है तो विवाह में परेशानी होगी, या विवाह में देरी होगी, या अगर मान लीजिए पत्नी गुरुजी सप्तम में 2 ग्रह बैठे हों तो, जी, मान लीजिए लगन में अब सप्तम भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, हाँ, और उससे और द्वादश में भी है, और उससे आगे पीछे भी दोनों पाप ग्रह हैं, और सप्तम में भी पाप ग्रह हैं। तब उसके लिए तो और खराब हो जाएगा। ठीक। आप अगर पति में भी बैठा है और और सप्तम भाव में भी पाप ग्रह बैठा हुआ है तो उसके लिए और खराब हो जाएगा। लेकिन थोड़ा प्लस रहेगा। और क्यों? सप्तम में शुभ तो ग्रह हो। थोड़ा प्लस इसलिए रहेगा कि पापक ग्रह है और पापक कर्तरी में है, तो थोड़ा सा बल देगा लेकिन नुकसान तो करेगा। और गुरुजी अगर शुभ फल हो और शुभ हो तो कर्तरी में, और अगर सप्तम में पाप ग्रह बैठे हो तो। शुभ कर्तरी में है और पाप ग्रह बैठा हुआ है तो 50-50 हो जाएगा। ठीक गुरुजी, ठीक जी, ठीक। ये मैंने जो आपको 5 नियम लिखवाए हैं, यह सभी भाव के लिए है। मान लीजिए आप तृतीय भाव का विचार कर रहे हैं, पराक्रम भाव का विचार कर रहे हैं, और पराक्रम भाव का कारक कौन है? मंगल है ना। जी। जी गुरुजी। पराक्रम भाव का कारक मंगल है, और वहां पे पराक्रम भाव पे मंगल बैठ गया और वहां पाप कर्तरी भी हो गया, तो पराक्रम तो रहेगा लेकिन क्रूर भी हो जाएगा, निर्दयी भी हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, बात बात पे लड़ाई करने वाला हो जाएगा, जिसको शाब्दिक अर्थ में कहा जाए कि सांड हो जाएगा, या बैल हो, ओ क्या बोलते हैं, भैंसा हो जाएगा। एक व्यक्ति के पास बल रहता है तो दिमाग लगा करके खर्च करता है, लेकिन एक व्यक्ति के पास अगर बल आ गया तो दिमाग नहीं लगाता है और उसका कहीं भी उपयोग करने लगता है। तो जब शुभ कर्तरी में रहेगा तो बल का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, वो दिमाग लगा करके करेगा। और अगर पाप कर्तरी में है तो बल लगाते समय ध्यान
नहीं देगा कि किस स्थान पे हम बल लगा रहे हैं, किस स्थान पे नहीं लगा रहे हैं। गुरुजी मेष राशि लग्न होगा तो प्रथम भाव मेष राशि होगा और द्वितीय भाव वृष राशि होगा ना मीन राशि होगा? द्वितीय भाव में वृष राशि होगा ना। तृतीय भाव में मिथुन। द्वितीय भाव मेष लग्न का कुंडली है तो द्वितीय भाव में वृष राशि हो गया ना। ठीक है, तृतीय भाव में मिथुन और चतुर्थ भाव कर्कट, ऐसे देखा जाएगा। यहाँ पे आज रखते हैं। जी गुरुदेव। आज की चीज आप लोगों को समझ में आई कुछ की नहीं आई? आई है गुरुदेव। जी गुरुदेव बहुत अच्छे से आई। गुरुजी मैं तो आज लेट जुड़ा था, तो रिकॉर्डिंग इतना आपको मैं समझा, बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग लगा, आपको मिल समझ में आया जाएगी, पूरा। रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। जी गुरु। पॉइंट लिखे कोई प्लीज ग्रुप में भेज दीजिए। इन्होंने लिखा है पिछला अभी तक का जो भी कक्षा हुआ है, जितना आप लोग